अच्छा, हाँ सर, एक दो क्वेश्चंस में डाउट है। चलो एक दो जो क्वेश्चन में बैलेंसिंग में डाउट्स होगा वो क्लास के एंड में डिस्कस कर भी लेंगे, है ना। अच्छा, मैंने कुछ प्लान भी किया था कि आज तुम लोगों का कोई और लेक्चर नहीं है इस लेक्चर के अलावा, और मेरा भी कोई लेक्चर नहीं है, तो लेक्चर के बाद आराम से रुक के हम लोग डाउट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का गैस स्टेट का भी जिनका डाउट्स रहेगा वो भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ आसानी से 6 o'clock के बाद भी, ठीक है। रुक जाना। ओके सर। क्लियर है, ठीक। सो टिल नाउ लेट्स से हम लोग कुछ इक्विवेलेंट वेट के लिए फार्मूले पढ़ रहे थे, एंड नेक्स्ट वन इज यू कैन से फोर्थ वन फॉर, है ना, फॉर एसिडिक और यू कैन से बेसिक ऑक्साइड, फॉर एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड equivalent mass should be equal to molar mass divided by basicity or acidity of corresponding acid or base. For example, if it is CO2 when treated with NaOH, the product may be, let's say, Na2CO3 plus H2O, and this may be the balance reaction. In given reaction, CO2 is acidic oxide or basic oxide? बड़ा इस रिएक्शन में समझ में आता है, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, उसने बेस NaOH के साथ रिएक्शन किया है। Yes. Okay. Yes. So as per this acidic oxide is concerned, its equivalent mass should be its molecular mass divided by, मतलब 44 इसका molecular mass है, divided by basicity of corresponding acid. H2CO3 के corresponding acid कौन सा है बेटा? H2CO3 के corresponding जो acid है वो H2CO3 है, and in given reaction, इस रिएक्शन में H2CO3 का N, ये जो बेसिसिटी है वो कितना होता अगर प्रोडक्ट उसका Na2CO3 बन गया है? देखिए अगर H2CO3 से मुझे Na2CO3 बन गया है, so both acidic hydrogen is replaced here. Yes, sir. So it will be 44 divided by 2. मैं एक एग्जांपल और समझा के बता देता हूं. Let's say if it is SO3 and base is, let's say, NaOH. In balance reaction, suppose it is NaHSO4. As per equivalent mass of SO3 is concerned, equivalent mass इसका molecular mass 80 है, and its corresponding acid कौन सा है इसका corresponding acid? H2SO4. Yes, out of 2 hydrogen in H2SO4, how many is actually replaced in this reaction? 1. 1. So do you think it should be 80 divided by 1? Yes. ये बेटा इसको इस फार्मूले में किसी बच्चे को डाउट रहेगा तो पूछना मुझसे अभी. तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन में जो एसिड या बेस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका बेसिसिटी या एसिडिटी कितना है वो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. सर मुझे फर्स्ट वाला एग्जांपल नहीं समझा. बेटा फर्स्ट वाले एग्जांपल में डू यू थिंक CO2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो H2CO3 है ना. नाउ अगर H2CO3 इस रिएक्शन में 2H प्लस लूज करना पड़ा होगा ना पर मॉलिक्यूल्स को कार्बोनेट आयन बनने के लिए. यस सर. उसको कार्बोनेट आयन बनने के लिए 2H प्लस लूज करना पड़ा होगा उसको, है ना. हाँ सर. सो उसका जो बेसिसिटी है H2CO3 का वो 2 हो जाता है इस रिएक्शन में, है ना. यस सर. क्लियर? हाँ सर. यस सर. किसी और बच्चे को डाउट है इसमें?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख के हो गया ये? नहीं Yes. सर, 2 मिनट। Yes sir, done. So let's say fifth formula for let's say any salt, है ना, किसी भी सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट मास शुड बी इक्वल टू let's say its molecular mass divided by, it will be total positive or negative charge, total positive or negative charge present on let's say its ions per molecule. It is total positive or negative charge present on its ions per molecule. इतना लिखा है बेटा। जैसा for example, suppose if it is NaCl, do you think इसके corresponding जो ions हैं it is Na plus and Cl minus, and यहाँ ये जो equivalent mass है it will be molecular mass divided by 1. Similarly, if it is CaCl2, यहाँ total positive charge let's say Ca2 plus, या total negative charge 2Cl minus है, and in this case equivalent mass, do you think molecular mass divided by 2 होगा? Similarly, सर yes बोलो बेटा। सर CaCl2 में आपने खाली इसका कंसिडर किया ना, जिसका ज्यादा वैल्यू हुआ? नहीं बेटा, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +2 है और टोटल नेगेटिव चार्ज भी -2 ही है ना। We have 2 chloride ion. ओके, टोटल। अच्छा, in the case of calcium phosphate it will be 3 calcium 2 plus, and let's say it is 2 phosphate 3 minus. So can we say इसका जो equivalent mass है वो m/6 आ जाएगा, है ना? Yes sir. ठीक है, ऐसा ही चलो कुछ और कंपाउंड्स के लिए तुम लोग फाइंड आउट करके दिखा दो। If it is sodium bicarbonate, if it is let's say KMnO4, this may be CuSO4 dot 5H2O. We'll do more examples. So as per sodium bicarbonate ion is concerned, do you think it will ionize to give Na plus and bicarbonate ion? And in this case, equivalent mass will be molecular mass divided by 1. It will give K plus and permanganate ion. In this case, equivalent mass is molecular mass divided by 1. It will give Cu2 plus, it will give sulfate ion, and do you think it will give H2O? H2O का आयोनाइजेशन नहीं होने वाला है, its ionization will be negligible. So it is molecular mass divided by 2. तो ये एग्जाम्पल समझने में कुछ परेशानी है? नो सर, समझा। ठीक है। CO2SO4 एक बार वापस समझा सकते? यस बेटा, क्यूप्रिक सल्फेट में मुझे क्यूप्रिक आयन मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा। वाटर का आयोनाइजेशन इज फाउंड टू बी नेग्लिजिबल, सो देयर इज नो आयंस प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्ड टू वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर का नेग्लिजिबल क्यों होता है? अरे वाटर उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी होता है बेटा, वाटर इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसका आयोनाइजेशन नेग्लिजिबल है। ओके सेम लेट्स से इफ इट इज K4FeCN6 कंपाउंड इज नोन एज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। कुछ बच्चों ने शायद सीखा भी होगा, कुछ बच्चों को शायद पहली बार बता लेगा। तो जो भी कैपिटल ब्रैकेट के अंदर है यहाँ, इट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स आयंस, एंड कॉम्प्लेक्स आयन विल नॉट डिसोसिएट फर्दर, so it will dissociate as 4K plus
and it will dissociate as FeCN6, this capital bracket as it is, and 4 minus. So यहाँ जो equivalent mass है, it is molecular mass divided by 4. बड़ा ये जो भी capital bracket के अंदर है, it is complex ions and there is no further dissociation of complex ions. And one more example you can do as K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. बड़ा इसका इक्विवेलेंट मास क्या होने वाला है? क्या नाम है इस कंपाउंड का वैसे? पोटाश एलम। यस बेटा, हम लोग समझेंगे जो भी कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स एनायन है, दे एक्चुअली कंसिस्ट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का आयोनाइजेशन नहीं होना था, है ना? There is a separate chapter in class 12th known as coordination compound. We'll do their geometry, their structures, bonding, everywhere, everything. अभी के लिए बस ये याद करना बेटा, जो भी कैपिटल ब्रैकेट के अंदर है उसका आयोनाइजेशन नहीं करना है। हाँ, कितना है बेटा इसका? इक्विवेलेंट मास शुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, सब मिला के कितना है इसमें? 6 नहीं, 5 5 भी sir, नहीं है, 5, 6 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 सर, 4, 4 भी नहीं है, 7 7 भी नहीं है, 8 सो 8 है सर, 8 है। बच्चों कितनी देर में बताते हो तुम लोग? तो ये आयोनाइज होगा 2K प्लस में, ये आयोनाइज होगा 2Al3 प्लस में, ये आयोनाइज होगा 4 सल्फेट आयन में, है ना? सो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +8 है और टोटल नेगेटिव चार्ज भी -8 है यहाँ। यस सुनो? यस सर। लिख के हो गया ऐसा? यस सर। एक सेकंड Yes, सर, sir. एक सेकंड। यस सर, हो गया। Okay. Similarly, let's say for reducing or oxidizing agent, है ना? For reducing or oxidizing agent, you can say equivalent mass should be equal to atomic or let's say molecular mass divided by total number of electron transfer per atom or molecule in balance redox reaction. For reducing or oxidizing agent, equivalent mass is atomic mass or molecular mass divided by total number of electron get transferred per atom or molecule in balance redox reaction. I can keep 2 examples here. First one is if it is sodium plus Cl2 can give NaCl. तनिष्क बेटा भी समझ में आ जाएगा मैंने एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास क्यों लिखा है। In this case, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, it become +1. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, it become -1. As per sodium is concerned, it is reducing agent or oxidizing agent here? Reducing agent here. Yes. So, as per, let's say, this reducing agent is concerned, can we say is reducing agent का जो equivalent mass है, its atomic mass 23 divided by number of electron get transferred per atom कितना है इसके लिए? 1. सोडियम 0 से +1 बना था. Same as per Cl2 is concerned, it is
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and oxidizing agent Cl2 का equivalent weight is its molecular mass 71 divided by how many electron get transferred per molecule? 1. 1. 1. Per molecule? So divided by 2. 2. Per molecule it is 2. Per chlorine atom 1 electron get transferred, but per Cl2 molecule 2 electron will transfer, है ना? तो मैं एटॉमिक मास तब लूंगा ऑब्वियसली जब कोई एलिमेंट है, और मॉलिक्यूलर मास मैं तब लूंगा जब कोई कंपाउंड है, सिंपल सा है ना। तनेश बड़ा समझ में आ रहा है? एटॉमिक मास कब, मॉलिक्यूलर मास का कब लेगा? ऐसा ही जैसे if we take सर एटॉमिक मास तभी ले सकते हैं ना, मतलब जब वो फ्री जब स्टेट में एग्जिस्ट करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, जब एलिमेंट होगा, है ना। हाँ वही। ऐसा ही सपोज इफ इट इज रिएक्शन इज जिंक when treated with vanadium pentaoxide converting to zinc, and let's say it is vanadium. In this case oxidation number is 0 से +2, यहाँ vanadium का oxidation number +5 से 0, है ना। अच्छा, in this case as per zinc is concerned, its equivalent mass, its atomic mass is 65 divided by 2. And in the case of vanadium pentaoxide, equivalent mass is its molecular mass. कितना होगा इसका molecular mass? Twice of vanadium का atomic mass plus 5 into 16, है ना। That's it. Total molecular mass suppose इसका m आ जाता divided by number of electron get transferred per molecule. कितना है बेटा? 10. So it is m by 10. आयुष, हम लोगों को अगर सिर्फ इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो विल सी काफी बार हम लोगों को रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे काफी कम मौके होंगे जहां हम लोग को रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी तो फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास, है ना। ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं, इन 2 एग्जाम्पल में किसी बच्चों को डाउट है? सर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा ना, मतलब मॉलिक्यूलर मास दिया होगा, या मैक्सिमम क्वेश्चंस में तो तुझे m डिवाइडेड बाय समथिंग ही फाइंड आउट करना होगा, है ना। समझे? m के रेशियो में ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके सर। थोड़ा लिखे हुआ अब जा। Yes, sir. So you can say in general, equivalent mass should be equal to, I can simply say molar mass divided by, let's say, n factor, where let's say this n factor equal to valency for elements basicity for acids acidity for bases total positive or negative charge on its ions, it is total number of electron transfer in redox reaction. अच्छा, ये था फॉर सॉल्ट, है ना। ये समझ में आ रहा है? ये सब तो लिखा है लोगों ने सब। एलिमेंट्स के लिए वैलेंसी था वो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर, एसिड्स के लिए वो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बेसिसिटी था, बेस के लिए वो एसिडिटी था, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज था,
सॉल्ट्स के लिए और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए। यस, क्लियर है? Yes. Yes, sir. सर बट ये इक्विवेलेंट मास यूज कहाँ पे होता है? बस आज ही सीख लेंगे बेटा क्या यूज है, एकदम टेंशन नहीं लो इसका। इसका यूज मोल कॉन्सेप्ट में भी था सर कुछ बुक्स में। हाँ तो अभी देख लेंगे ना, आज के ही लेक्चर में आ जाएगा ये सब, इसका यूज क्या है। बट इतना तो सीख लिया ना हम लोग ने थोड़ा बहुत कि इक्विवेलेंट मास हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। यस सर। ठीक है, सर वो फोर्थ पॉइंट में आपने क्या लिखा है? टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव टोटल चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स आयंस फॉर सॉल्ट। लिखे हो गया? नहीं Yes, सर, sir. नहीं सर, नहीं सर, सर एक अभी हो गया है शायद, है ना? यस सर, हो गया। ओके, नाउ तो कुछ हम लोग ऐसा भी समझ लेंगे कि भाई इन गिवन अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना होता था तो क्या फार्मूला मैं अप्लाई करता था कि भाई ये जो अमाउंट गिवन होता था ग्राम्स में, डू यू थिंक उसको मैं मोलर मास से डिवाइड कर देता था बस? नहीं, मॉलिक्यूलर मास में 1 मोल होता हाँ, था सर। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कर दो, बस सिंपल सा। Yes. अच्छा, ऐसा जैसे एक नंबर ऑफ मोल्स है, ऐसा ही एक टर्म है, लेट्स से नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। सो इक्विवेलेंस इज आल्सो द यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी, जैसे मोल्स है। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऐसा ही आ जाता, लेट्स से यहाँ अमाउंट in grams divided by, let's say, its equivalent mass, which may be further equal to, which may be further equal to, let's say, amount in grams divided by molar mass and divided N. by n factor लिख सकते हैं कि नहीं? yes sir. Yes, sir. अच्छा, from here can we say number of equivalence is n factor time of number of moles आ जाता है क्या? Yes, sir. बेटा ओवरऑल राइट हैंड साइड क्या बन जाता है? n factor multiplied by amount divided by molecular mass, yes sir. and amount divided by molecular mass is number of moles. थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा शेप समझ में आएगा अब जाके हम लोग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट क्या क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली। हाँ, इतना भी लिख के हो गया? एक सेकंड। yes sir, done. Okay. Next is
you can say, let's say, law of equivalence. Law of equivalence. So in any chemical reaction, कोई भी chemical reaction हो, है ना? In any chemical reaction, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देता हूं जिससे तुम लोग को याद रहे. Same number of equivalence, है ना? Same number of equivalence of different reactants get consumed and they produce it's the same number of equivalence, and they can produce same number of equivalence of any of the product. So in any chemical reaction, same number of equivalence of different reactant get consumed and they will produce same number of equivalence of any of the product. मैं दो एग्जाम्पल समझा के दिखाता हूं तुम लोगों को. For example, let's say in double displacement reaction, suppose in any double displacement reaction, suppose if reaction is Na3PO4 plus CaCl2 can give Ca3PO4 whole twice and it is NaCl. ये redox reaction है कि non redox reaction है? बड़े redox है कि non redox है? मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? सर नॉन रिडॉक्स. ऑब्वियसली नॉन रिडॉक्स है. यहाँ जो आयंस है वो जो रिएक्टेंट में चार्ज है वही प्रोडक्ट में भी उसी का चार्ज है ना. Now if you balance this reaction, do you think as per balancing of reaction is concerned ये आ जाता 3, ये आ जाता 2 और ये आ जाता 6? As per this balance reaction is concerned, you can say its 2 mole can react with इसका 3 mole, can give इसका 1 mole and इसका 6 moles. Yes or no? यही है ना balance Yes, reaction sir. का meaning? Yes, sir. Now just tell me as a salt इसका n factor क्या है Na3PO4 का? 3. 3. Since 3. it will ionize to give 3 Na plus and phosphate 3 minus. Yes, sir. Calcium chloride का n factor 2. 2. Calcium phosphate का n factor 6. 6 और NaCl का n factor 1 है ना. 1. Now if you see number of equivalence n factor multiplied by number of moles होता था जो आ जाता let's say 6 equivalence, 9. ये भी 6 equivalence, ये भी 6 equivalence और ये भी 6 equivalence. So Yes, sir. point is बेटा number of moles कुछ भी हो सकते हैं आपस में रिएक्शन करने के लिए depending on their valencies, basicity, acidity or something like this. But number of equivalence हमेशा same ही होते हैं, है ना? So 6 equivalents of Na3PO4 will react with only 6 equivalent of CaCl2 and they will produce 6 equivalents of any of the possible product. law of equivalence समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? Yes, sir. सर लास्ट में आपने क्या किया वो नहीं समझा. मैं सिर्फ ये समझा रहा था कि इन दोनों के
सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ही आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस सर। और जो भी प्रोडक्ट वहां बन रहा है उसके भी सेम ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है कि नहीं जितने कंज्यूम हुए इन दोनों रिएक्टेंट के? हाँ सर। तो हमेशा सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ही रिएक्ट करते हैं डिफरेंट रिएक्टेंट के, और कोई भी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ही प्रोड्यूस होते हैं। अभी क्लियर है? यस सर। सब आपने एन फैक्टर कैसे निकाला वो नहीं समझ। एन फैक्टर कैसे निकाले बेटा? ये तो सॉल्ट है, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर का डेफिनेशन अभी पढ़ा था, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। Na3PO4 में थ्राइस सर बट वो दोनों साइड सेम है ना? हाँ तो बेटा सॉल्टी तो है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखना पड़ता हम लोगों को। अच्छा ओके सर, यस सर। यस बेटा लिखा है ऐसा? एक मिनट बस। नहीं सर, एक मिनट सर। सही, ये लॉ याद करना है। हाँ इसको लोगों को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आज के लेक्चर में और बाकी रिमेनिंग 3 लेक्चर्स में बस एक ही लो है, यही बस है ना। इसी को बार बार यूज करना होगा तो अपने आप से याद हो जाएगा। नहीं सर मतलब तो याद हो जाएगा सर, स्टेटमेंट भी याद करना है। हाँ स्टेटमेंट याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है यार। नो एज पर योर बोर्ड सिलेबस इज कंसर्न, ये उतना डिटेल में नहीं है बेटा बोर्ड में, है ना। बोर्ड में अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा तो उसमें रिडॉक्स बैलेंसिंग के बाद बहुत जल्दी से नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन वो सब लिख के खत्म कर दिया है चैप्टर। पढ़ा है कि नहीं रिडॉक्स? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. बट अभी हम लोग इसमें और कम से कम 3 असाइनमेंट करेंगे, है ना। लिखे हो गया? Yes, sir. Now suppose if we have another reaction, मैं कोई और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी ले लेता हूँ। कॉम्बिनेशन और लेट्स से सपोज ये रेडॉक्स रिएक्शन है, जैसा हम लोग उसको देखना चाहें इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। सपोज इफ इट इज कैल्शियम when combined with Cl2, so it can give CaCl2। अच्छा मैं कोई ऐसा ले लेता हूँ जिसके लिए नंबर ऑफ मोल शायद अलग अलग होते होंगे तो थोड़ा सा और समझ में आए कि भाई लेट्स से Fe plus Cl2 एंड सपोज इसको मैं बना देता हूँ FeCl3। अब ठीक है, एग्जाम्पल इफ यू बैलेंस दिस रिएक्शन, डू यू थिंक यहाँ आ जाता शायद मेरे पास 3, यहाँ 2 और यहाँ 2? Yes, sir. अच्छा according to this reaction, do you think इसका 2 mole can react with इसका 3 mole and can produce इसका 2 moles? Yes, sir. Now as per iron का n factor is concerned in given reaction कितना है? या तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट में देख लूं या एज में एलिमेंट देख लूं, दोनों केसेस में डू यू थिंक उसका जो n फैक्टर का वैल्यू है वो 3 आएगा? हाँ सर। या तो इसका वैलेंसी में 3 एज्यूम कर लूं या क्या एज्यूम कर लूं कि आयरन 0 से क्या बना है यहाँ +3? Yes, sir. हाँ sir. सेम एज पर लेट्स से Cl2 इज कंसर्न, Cl2 का n फैक्टर कितना है इस रिएक्शन में? 1। यहाँ 0 से -1 बन रहा है, so do you think 2 है बेटा? Yes, sir. Do it. Per molecule of Cl2 2 electron will transfer. Yes, sir. अच्छा नहीं समझा सर ये 2 कैसे पर अबे भाई एक क्लोरीन एटम के लिए 1, 2 क्लोरीन एटम के लिए पर मॉलिक्यूल। अच्छा चलो FeCl3 को एज ए सॉल्ट भी ले सकता हूं मैं, एज ए सॉल्ट इसका n फैक्टर कितना है? 3। या तो मैं 3 प्लस ले लूं या टोटल मिला के 3 माइनस ले लूं। सो डू थिंक इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस जो आते 6 आ जाते, n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए भी 6 आ रहा है
और इसके लिए भी 6 आ रहा है। Yes, sir. सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ही आपस में कंज्यूम्ड होते हैं बस। और कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ही प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? तो डाउट है Yes. बेटा इसमें? No, sir. No, sir. ओके अच्छा, ऐसा एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, let's say it is HCl plus H2SO4 plus NaOH. It gives NaCl, it gives Na2SO4, it gives water. Now at T equal to 0, suppose इसके X इक्विवेलेंस हैं, इसके Y इक्विवेलेंस हैं, इसके Z इक्विवेलेंस है, ये 0 0 and 0 है। Now suppose at T equal to T, ये 0 हो गया है, ये 0 सब कंज्यूम हो गया है, ये बन गया है A इक्विवेलेंस, ये बन गया है B इक्विवेलेंस और ये बन गया है C इक्विवेलेंस। Then according to law of equivalence, what should be the relation between X, Y and Z? According to law of equivalence, what should be the relation between X, Y and Z? Equal. क्या इक्वल? इक्वल टू तीनों equal. थोड़ा बुद्धि लगाओ भाई। इक्वल टू नहीं है, कुछ और बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, HCl और H2SO4 ने आपस में रिएक्शन किया है क्या? नहीं sir. नो सर। No, sir. HCl और H2SO4 में आपस में रिएक्शन नहीं किया है। दोनों ने ही किसके साथ रिएक्शन किया है? बेस के साथ। NaOH. बेस के NaOH. साथ। So do you think X plus Y का वैल्यू should be equal to Z? हाँ सर। Yes, टेक्निकली sir. ये दो रिएक्शंस मैंने ऐड कर दिए है ना, एक HCl plus NaOH और एक H2SO4 plus NaOH। अच्छा, from here can we say X should be equal to A, Y should be equal to B and C should be equal to A plus B और should be equal to Z? वाटर दोनों में ही बन रहा था, है ना? HCl plus NaOH में भी एंड H2SO4 plus NaOH में भी। हाँ बच्चे, ये स्टेटमेंट समझ में आया तुम लोगों को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? सर वो C is equal to A plus B एक और। C should be equal to A plus B इसलिए क्योंकि जो वाटर है वो HCl की रिएक्शन में भी बन रहा था और H2SO4 की रिएक्शन में भी बन रहा था। तो जो टोटल वाटर के इक्विवेलेंस बने होंगे वो कितना हुआ होगा? जितना NaCl बन रहा है, जितना Na2SO4 के इक्विवेलेंस बन रहे हैं, दोनों का एडिशन। हाँ सर। टेक्निकली ये दो रिएक्शंस को मैंने ऐड कर दिया है बेटा। तो टोटल इक्विवेलेंस वाटर के कितने प्रोड्यूस हो जाते हैं? जितना फर्स्ट रिएक्शन में बना प्लस कितना सेकंड रिएक्शन में बना। हाँ सर। सो मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता था, देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस in any neutralization reaction, total equivalence of acid consumed should be equal to
total equivalence of base consumed. According to law of equivalence, in any neutralization reaction, total equivalence of acid consumed should be equal to total equivalence of base consumed. Clear है? सर उधर टी क्या था सर नीचे में? T means किसी भी इंस्टेंट पे, लेट्स से जब पूरा का पूरा खत्म हो गया है ना, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यू कैन से. ओके. Similarly, in any redox reaction, total equivalence of reducing agent should be equal to total equivalence of oxidizing agent. हाँ, ये लिखा है ऐसा. 2 मिनट सर. हाँ. सर कोई ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस इंक्रीज हो चुके हैं और डिक्रीज होने क्या बेटा फिर से बोलो. सर ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा और रिडक्शन एजेंट कम हो. हाँ बेटा, मतलब नंबर्स तो 2 रिड्यूसिंग एजेंट और 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं. अभी देखते जाना बस, है ना बेटा. ये तो 2 रिएक्शंस को मैं ऐड कर दूं ना भाई, जैसा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो नीचे वाला लिखा है उसमें क्या किया है मैंने, HCl प्लस NaOH का एक रिएक्शन होगा, दूसरा रिएक्शन H2SO4 प्लस NaOH का होगा. मैंने दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया है ना. यस सर. तो ऐसा ही मैं कितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस को ऐड कर दूं जिसमें कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हो. हाँ तो न्यूट्रल हो जाएगा. हाँ, ये लिख के हो गया. हो गया सर. यस. चलो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सिग्निफिकेंस समझते हैं कि भाई उस रिएक्शंस में, इस टाइप के रिएक्शंस में क्या हम लोग को यूज करना चाहिए. देखो एक क्वेश्चन देखना बेटा, है ना. एक ही कराऊंगा मैं सिर्फ समझाने के लिए, बाकी डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करेंगे. फाइंड आउट minimum moles of HNO3 required to oxidize 3 moles of P4, 3 moles of phosphorus P4 and 2 moles of S8 completely according to following reactions. Find out minimum moles of HNO3 required to oxidize 3 moles of P4 and 2 moles of S8 completely according to following reaction. एक reaction है P4 when treated with, let's say, HNO3, it will convert into H3PO4 plus NO2 plus H2O
and one more reaction, S8 plus HNO3 will form, let's say, H2SO4 plus NO2 plus H2O. क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा क्या है? Yes, sir. चलो मैं Yes, दोनों sir. अप्रोच से करके दिखाता हूँ, दोनों अप्रोच में थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा तुम लोगों को. लेट्स से मेथड 1, if we have to apply mole concept. mole concept के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन लिखता यार, P4 plus let's say HNO3 will give let's say H3PO4 plus NO2 plus H2O. Do you think mole concept के अकॉर्डिंग मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा? Yes, sir. हाँ सर. तो मुझे पता चलेगा ना कितने मोल्स किसके साथ कंज्यूम हुए हैं, है ना? अच्छा, तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इटसेल्फ बड़ा टास्क है भाई अभी, है ना? अभी तो है ही एटलीस्ट, है ना? चलो अब तुम लोग थोड़ा अगर जल्दी भी कर लेते हो अब जा, तो डू थिंक यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ ये +4 है, और यहाँ सॉरी यहाँ ये +5 है, और यहाँ ये +4 है कि नहीं? हाँ. Sir. अच्छा, फास्फोरस के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ P4? Per molecule 5. पर मॉलिक्यूल ऑफ P4 So 20. 20. 20. सो डू थिंक आसान सा क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सम मिला के 20 इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड 20 इलेक्ट्रॉन का गेन आता. Yes, sir. Yes. H2O को भी बैलेंस कर लो, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो. 20 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है, 20 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है, और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ कितने हैं? 3. तो डू थिंक कितने बच गए? 17. Yes, sir. सो यहाँ 17. सर वो H2O भी है ना, 5 सर हुआ है. 15 sir, है. 5 सर हुआ है. 5 है. नहीं, Yes, मैं sir. सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लिख रहा हूँ बेटा बस. जैसा 20 इधर है, 3 उधर है, तो इधर मैं 17/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही तो रिएक्शन बैलेंस होगा. कुछ गड़बड़ है? नहीं, सर वो H3PO4 नहीं के सर, भी सही है. 3 है. बराबर 4H3. सही है सर, सही अच्छा है. ना, हम लोगों ने ये कोफिशिएंट भी तो नहीं लिया है 4 भाई अभी तक. हाँ सर वही. चलो 4 लो उसको भाई. 4H3PO4. अब ऑक्सीजन किधर जाते हैं भाई? किधर जाते हैं ऑक्सीजन? रिएक्टेंट में कि प्रोडक्ट में? अब तो मुझे लगता है प्रोडक्ट में ज्यादा है भाई. Product में. प्रोडक्ट में ज्यादा है सर. ज्यादा है. product में. हाँ, सर. है ना? प्रोडक्ट में ज्यादा है. प्रोडक्ट में हाइड्रोजन भी ज्यादा है कि कम है? Hydrogen कम है. हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन इधर 20 हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन कम है. अच्छा, और ऑक्सीजन भी कमी है ना? सर Yes, sir. 60 और 56 है. हाँ, sir. मतलब हाइड्रोजन कितने कम है भाई? 8 हाइड्रोजन कम है कि नहीं? हाँ, सो 8 मींस 4H2 आ जाएगा बैलेंस रिएक्शन में. Yes, sir. अच्छा, तो ये तो एक बैलेंसिंग हुआ भाई अभी, है ना? अच्छा, इस बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग डू यू थिंक अगर मेरे पास P4 के सम मिला के 3 मोल्स थे, तो HNO3 के कितने मोल्स लेने पड़ेंगे मुझे? 60. 60 moles. तो 60 मोल्स ये पता चला मुझे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस के बाद, है ना? अब चलो S8 वाली रिएक्शन को बैलेंस कर लिया जाए यार, है ना? S8 भी सामने ही है रिएक्शन हम लोग के. यहाँ ये 0 है, और यहाँ ये +6 है, यहाँ ये +5 है, और यहाँ ये +4 है. S8 में सल्फर के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड? 6 × 8 48. तो डू यू थिंक इसको मुझे 48 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, इसको 8 से, इसको 48 से. अगेन हाइड्रोजन Yes. बैलेंस कर लो. इधर 48 है और उधर 16 है. सो डू यू थिंक 32H2O आएगा, 16H2O आएगा बेसिकली, है ना? Yes, sir. तो ये बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन नहीं?
Yes, sir. Yes. अच्छा, S8 के कितने मॉलिक्यूल्स थे? नहीं समझा। ओके, देखो +5 से +4 हुआ, नाइट्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। अच्छा, सल्फर के लिए S8 के लिए 48 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था सब मिला के। S8 के लिए 48 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था। तो डू थिंक 48 HNO3 चाहिए होंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है उसको। यस सर। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, और इस बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यू कैन से इसके 2 मोल्स थे, तो डू थिंक इसके 96 मोल्स होते? Yes, sir. Yes, sir, 96. टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ HNO3 शुड बी कितना हो गया? 96 + 60 156. 156. So 156 मोल शुड बी योर आंसर। अच्छा, ये तो एक मेथड हो गया जिसके लिए मुझे यार शायद इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट की शायद खैर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, ना ही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की जरूरत थी। अभी लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाले मेथड से भी क्वेश्चंस को कर लेंगे, पहले इतना लिख लो। बट डू थिंक एग्जाम में करते समय शायद उतना आसान नहीं होता, 2 रिएक्शन तो मुझे बैलेंस ही करनी पड़ेंगी पहले, है ना? हाँ सर। 2 रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो लगेगा कि मैं दूसरा क्वेश्चन कर लूं, है ना? हाँ सर। देखो, ऐसा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी सीख लेंगे, शायद उसके बाद तुम्हें लगेगा कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए था 3 मिनट में, है क्या 1 मिनट में हो जाएगा? देखो क्वेश्चन, है ना? मेथड 2 सर 1 मिनट। थोड़ा लिख के हुआ? यस सर, हो गया। यस सर। ओके, चलो अब हम लोग कुछ मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। मेथड 2, लेट्स से अकॉर्डिंग टू law of equivalence. According to law of equivalence, can we say equivalence of P4 plus equivalence of S8 should be equal to equivalence of HNO3? Yes. P4 का ऑक्सीडेशन होना है, S8 का ऑक्सीडेशन होना है, और दोनों को HNO3 ऑक्सीडाइज करना है ना? यस? Yes, sir. अच्छा, P4 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से अगर यहाँ +5 है और नाइट्रोजन +5 से +4 है, so what is the n factor of P4, number of electron get transferred per molecule? The number of electron get transferred per molecule, do you think इसके लिए 20 है? 20 है सर। अच्छा, Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर, पर मॉलिक्यूल 20 मल्टीप्लाइड बाय इसके नंबर ऑफ मोल्स, डू यू थिंक नंबर ऑफ इक्विवेलेंस आ गए? Yes, sir. प्लस S8 का n फैक्टर कितना है? 48 48. Yes. 48 सर। मल्टीप्लाइड बाय उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 आ गए, शुड बी इक्वल टू x एज नंबर ऑफ मोल्स, एंड HNO3 का n फैक्टर है 1,
x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 156. Yes, sir. 150. लाइफ चिल भाई, कितना आसान है. सो हम लोग लो ऑफ इक्विवेलेंस इक्वेट कर सकते हैं बेटा, है ना. तो धीरे धीरे लोग समझेंगे जो सेम क्वेश्चन Sir? में मोल. हाँ बोलो सर इक्विवेलेंस नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, मतलब बेटा. नंबर ऑफ मोल्स. सर आप एक बार ब्रीफ में फिर से मेथड 2 समझा सकते हैं? यस बेटा, n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होना है. n फैक्टर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का n फैक्टर क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल. तो जिसके मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंस लिखने हैं उसका मैंने n फैक्टर फाइंड आउट कर लिया और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स कर लिया. P4 का जो n फैक्टर है यहाँ 0 से +5 है हर एक फास्फोरस के लिए. तो देखें चारों के चारों फास्फोरस के लिए 20 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता. ऐसा S8 में 0 से +6 बना है. 8 सल्फर के लिए 48 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है. n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय देयर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस है. ऐसा ही HNO3 के नंबर ऑफ मोल्स लेट से मैंने x ले लिए होते, x मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर. ओके लिख के सर. हो गया. ओके सर, थैंक यू. Yes, sir. तो डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा मोल कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट में. Yes, sir. देखो मोर ऑफ लेस कैलकुलेशन दोनों जगह एक ही करना होता है ना. इवेंचुअली उसकी कैलकुलेशन में तो यही आई थी. हाँ सर, पर वहाँ बैलेंसिंग में बहुत टाइम गया था. हाँ वहां बैलेंसिंग में काफी टाइम जाने वाला है. तो यहाँ भी ओवरऑल कैलकुलेशंस तो वही आनी है, आंसर भी सेम ही आना है, बट शायद बहुत सारे स्टेप्स गायब कर जाएंगे अचानक से हम लोग, है ना. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो थोड़ा सा सर, और तो पढ़ इसमें लेते हैं. स्टोइशियोमेट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इससे हम लोग स्टोइशियोमेट्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं. तो यार पहले जब मैंने जेई की प्रिपरेशन की तो ये चैप्टर अलग से चैप्टर होता ही नहीं था. मोल कॉन्सेप्ट के साथ में ये चैप्टर होता था पूरा, है ना. मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री सब एक साथ, रेडॉक्स सब एक साथ. बट परेशानी क्या होती थी, ये जेई प्रिपरेशन का फर्स्ट चैप्टर होता था, है ना, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री. तो जब बच्चा प्रिपरेशन करने के लिए गांव से आता था अपने या घर से आता था दिल्ली या कोटा में, तो आधे बच्चे 1 महीने के अंदर अंदर भाग जाते थे, है ना, ये कह के कि नहीं मेरी आईटी प्रिपरेशन मुझे अच्छी नहीं लग रही है ना. तो कोचिंग कल्चर ने थोड़ा सा स्मार्टली प्ले किया और इस चैप्टर को थोड़ा अलग कर दिया कि ये दिखाने के लिए कि भी सब कुछ बड़ा आसान है लाइफ, है ना, एकदम टेंशन ना लो. फंडा क्लियर है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ कैलकुलेशंस बड़ा ज्यादा है ना, ज्यादा कैलकुलेशंस हैं, बट नाउ यू आर मैच्योर एनफ टू डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, है ना. सर लेकिन एंड में दोनों मेथड में थोड़ी तो बैलेंसिंग करनी ही पड़ेगी. जैसे जरूरी नहीं बेटा, इसमें तो मुझे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ा. इसमें बस मुझे ऑक्सीडेशन नंबर जानने की जरूरत पड़ी. तो देखो ना, अभी आगे आगे देखो, अभी 3 लेक्चर और लेने हैं बेटा इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे, है ना. यस सर. ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ तुम लोगों को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या बिफोर द क्वेश्चन एक टर्म लिख सकते हो. लेट्स से for any binary salt or compound. द बाइनरी का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होंगे ना, नहीं. Yes, sir. तो बाइनरी सॉल्ट का मतलब हो जाता 2 आयंस, और बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या हो जाता 2 एलिमेंट, है ना. Yes, sir. Yes, so for any binary salt or compound, you can say equivalent mass. Equivalent mass should be equal to summation of equivalent mass of
its component, या you can say it's both component, दो ही component है, so should be equal to its both components. मैं एक example समझाता हूँ. For example, let's say we have to find out equivalent mass of CaCl2, calcium chloride. So it should be equal to, इसमें कौन कौन से दो एलिमेंट हैं? कैल्शियम एंड क्लोरीन है ना. So should be equal to equivalent mass of calcium plus, do you think it should be equivalent mass of chlorine? अच्छा, should be equal to calcium CaCl2 में वैलेंसी क्या है बेटा? 2 2 Do you think 40/2 हो जाता? और क्लोरीन का तो रेफरेंस ही हम लोगों ने लिया हुआ है कितना? 35.5. यही था ना? Yes, sir. Which can combine with 35.5 gram of chlorine. Yes. Should be equal to, ये आ जाता देखो 55.5 है ना. अच्छा, ऑल्टरनेटिवली अगर मुझे इसके लिए एज सॉल्ट निकालना होता, एज सॉल्ट इट्स इक्विवेलेंट मास शुड बी इट्स मोलर मास, जो 40 + 71 होता, एंड डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज. कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना नेगेटिव चार्ज है बेटा इसमें? 2. 2. Do you think again, let's say it comes out to be 55.55? Yes, sir. So हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी बाइनरी सॉल्ट या कंपाउंड का मैं ऐसा इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट कर सकता हूं, है ना. हाँ बेटा, ये लिख के हो गया. Yes, sir. Yes, sir. सर ये बाइनरी कंपाउंड के लिए क्यों एप्लीकेबल है, मतलब कोई दूसरे कंपाउंड्स के लिए क्यों नहीं? कॉम्प्लेक्स रहेगा तो बेटा उसमें किसका चार्ज कितना है वो सब फाइंड आउट करने में ज्यादा परेशानी होने वाला है ना. और मे बी उसमें दो का इक्विवेलेंट वेट कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ज के अकॉर्डिंग, है ना. बट सपोज कोई भी अगर मेटल सल्फेट है, मेटल ऑक्साइड्स है, उन सब के लिए तो सीधे सीधे तू अप्लाई कर लेगी, है ना. अदरवाइज बाकी सब कॉम्प्लेक्स के लिए भी मोर ऑफ लेस फार्मूले तो हम लोगों ने पढ़ ही लिए है ना. अब जाके वो एसिड बेस रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ भी हो. यस सर. इतना लिख के हो गया है. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट में दो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. फर्स्ट वन, इफ atomic mass, yeah, you can say if equivalent mass of any element, if equivalent mass of any element is 4.5 and vapor density, equivalent mass of any element is 4.5 and vapor density of its chloride is 40, then find out its atomic mass. चलो मैं तुम लोगों को कुछ ऑप्शंस दे देता हूं. ए ऑप्शन 4.5, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 18, डी ऑप्शन 23. यस केविन, तुम्हारा आंसर सही है बेटा.
if equivalent mass of any element is 4.5, vapor density of its chloride is 40, then find out the atomic mass. Atomic mass of element. यस नमन शेट्टी बेटा तेरा आंसर भी सही है। रक्षित शर्मा तुम्हारा आंसर भी सही है। हितांश गोपानी तुम्हारा आंसर गलत है बेटा। शुभम प्रजापति तेरा आंसर सही है। मुझे कोई एक और बच्चा आंसर बता देगा फिर मैं सॉल्व करूंगा तुम लोगों के लिए। यस अनुष्का जैन बेटा तेरा आंसर सही है। यस तनिष्क पी तुम्हारा आंसर भी सही है। चलो बहुत सारे बच्चों का मुझे आंसर सही मिल रहा है। पता तुम्हारा आंसर भी सही है। So as per answer of the question is concerned, you can imagine if valency of element, समरूप नहीं बेटा तेरा आंसर सही नहीं है। देखो if valency of element is suppose x, then you can say its chloride will be, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, MClX। बेटा अगर एलिमेंट का वैलेंसी Yes, है, क्लोरीन का वैलेंस तो 1 होता है ना, तो मैं इसको MClX लिख सकता हूं। नाउ एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, डू यू थिंक ये हो जाता 4.5 टाइम्स ऑफ एक्स? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी 4.5 था ना, तो 4.5 Yes, को sir. x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एटॉमिक मास आ जाएगा। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोराइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोराइड, डू यू थिंक ये आ जाता 4.5x प्लस, डू यू थिंक 35.5x? मैंने एटॉमिक मास ऐड कर दिया और क्लोरीन का मास ऐड कर दिया है MClX का, सो ये आ जाता 40x एंड इट शुड बी 40 into 2 vapor density into molecular mass. From here x का वैल्यू comes out to be 2. अगर x का वैल्यू 2 आ गया है तो यहां से मुझे एटॉमिक मास, डू यू थिंक 9 हो जाता? लिखे हुआ है ऐसा कि नहीं? एक मिनट। यस सर। ओके अस्मी, मैंने शायद तुम्हारा मिस कर दिया था, या तुमने भी भेजा था? यस समरूप तुम्हारा आंसर भी सही था बेटा। अब जा done, sir. डन होगा। लिख के हो भी गया बेटा ये सब? Yes, सबका हो गया? या नेक्स्ट क्वेश्चन इज if let's say 3 gram of metal oxide on reaction with chlorine, if 3 gram of metal oxide on a reaction with chlorine gives 5 gram of metal chloride, then find out
equivalent mass of metal. 3 gram of metal oxide है, on reaction with chlorine give 5 gram of metal oxide, then you have to find out equivalent mass of metal. चलो मैं 2 मेथड्स तुम लोग को करके दिखाता हूँ. एक let's say method 1, let's say it is mole concept. So mole concept is if valency of metal is x, so do you think ये जो इक्वेशन है मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अब जा M2OX लिख सकते हैं मेटल ऑक्साइड को. Yes, sir. Metal oxide on reaction with chlorine can give metal chloride. ये फार्मूला मेटल क्लोराइड का आ जाता. और अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस Yes. करूंगा तो यहाँ 2MClX आएगा कि नहीं? हाँ sir. है ना, मिनिमम M को हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये MClX आ जाएगा, है ना. क्लोरीन के मास भी तो x डालना पड़ेगा. मतलब ठीक है, मुझे क्लोरीन के मास को रिलेट करना ही नहीं है, तो मैंने क्लोरीन को बैलेंस करने का खैर जरूरत नहीं है मुझे, है ना. ऑब्वियसली जरूरत है तो मतलब उसको XY2 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर ऑक्सीजन को भी लिखना पड़ेगा मुझे, है ना. बट लेट्स से मैं सिर्फ ऑक्साइड्स का मास पता है और मुझे क्लोराइड का मास पता है, तो डू थिंक उसके मोल्स का रेशियो 1:2 रहेगा पक्का पक्का. अच्छा, ये मेरे पास 3 ग्राम है और ये मेरे पास 5 ग्राम है. डू थिंक इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाते? 3 डिवाइडेड बाई लेट्स से m, सपोज उसका एटॉमिक मास भी है, डिवाइडेड बाई 16x आएगा कि नहीं आएगा नंबर ऑफ मोल्स? Yes, sir. अच्छा, इसके Yes. नंबर ऑफ मोल्स आ जाते 5 डिवाइडेड बाई, डू थिंक m 2m प्लस plus 35.5. 35.5x, इसके इतने मोल्स आ जाते हैं. into Now, 2. as per this stoichiometry is सर 2 concerned, आएगा ना, into 2 आएगा. 2 मोल्स हाँ, मैंने सर. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेट करना भाई. हाँ सर, वही वो भी कर सकते. उसके 1 मोल से उसके 2 मोल्स मिल रहे थे, तो जितने ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे कि नहीं आएंगे? 1:2 का रेशियो. Yes, sir. चलो इसको फर्दर देखो, मैं ऐसा लिख लेता हूं, 3 डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई x प्लस 8 should be equal to 5 divided by myx plus 35.5. लेट्स से ने दोनों साइड x से डिवाइड कर दिया है ना. बेटा इतना क्लियर है कि नहीं? यस सर. सिंस ये जो इक्विवेलेंट मास है, डू यू थिंक ये myx ही है? एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी. Yes, sir. और डू यू थिंक सर यहाँ मेटल का होगा ना, वो मेटल का है. हाँ, तो मुझे उनको मेटल का ही फाइंड आउट करना है बेटा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल. हाँ. अच्छा, डू यू थिंक मैं इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके myx का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा? यस सर. अच्छा, Yes, यहाँ sir. से जो myx का वैल्यू है ये आ जाता 33.25. यहाँ से myx का जो वैल्यू है वो आ जाता 33.25. क्लियर है? तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे तो आ ही जाएगा. हाँ सर, आ गया. हाँ sir. यस सर, 33.5. आया भैया. हाँ सर. चलो बढ़िया. मोल कॉन्सेप्ट से हो गया ये क्वेश्चन. Yes, sir. यस सर. चलो अब आया देखो मेथड 2. मेथड 2 इज according to law of equivalence. According to law of equivalence,
अब मुझे कोई बैलेंस वैलेंस कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है. डू यू थिंक equivalence of metal oxide should be equal to equivalence of metal chloride? Yes Yes, or no? yes, sir. Okay. Now 3 gram divided by 3 gram oxide का मास था divided by equivalent mass of oxide, है ना? Do you think equivalent mass of oxide will be metal का equivalent mass plus 8 oxygen का equivalent mass? ऐसा ही Yes, किया sir. था 5 ग्राम डिवाइडेड बाई मेटल का इक्विवेलेंट मास प्लस 35.5 आएगा कि नहीं? हाँ सर. अच्छा, डू यू थिंक मैं सीधे ही लास्ट वाले क्वेश्चन में पहुंच गया हूं? अब जा ई का वैल्यू 33.25 आ जाएगा. सर आपने बाइनरी एसिड उससे किया ना, मतलब बाइनरी. यस 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 यस. ऑक्साइड्स का इक्विवेलेंट मास मींस मेटल का इक्विवेलेंट मास प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास, है ना? हाँ भाई, लिख के हो गया? हाँ सर. Yes, sir. सर ये जो हमने लिखा हुआ है सर, ये मोल्स भी तो हो सकता है, मतलब ये 3/E को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा. उसको कोई 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट का. इसमें मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है कि उसका मोलर रेशियो बैलेंस रिएक्शन में क्या है. बस दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्वेट कर देने हैं ना. लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बेटा, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस विल रिएक्ट and they will produce exactly same number of equivalence of any of the product. क्लियर है? सर तो हमने n फैक्टर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस में n बेटा फैक्टर. सीधे ही मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस फाइंड आउट कर लिया ना. n फैक्टर से मल्टीप्लाई तो तब करते थे जब मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता होते. तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर विल बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस. यस सर. यहाँ तो मेरे पास सीधे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस फाइंड आउट कर लिया मैंने. यस सुनो, लिख के हो गया इतना? सर ये सेकंड मेथड नहीं समझ रहा. ना, दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस मुझे बस इक्वेट करना है. दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंस मुझे इक्वेट करना था. तो मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस होते थे कि नहीं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस का डेफिनेशन वो लिखाया है ना, मास डिवाइडेड बाय मतलब मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, वही है ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस. यस सर. तो वही हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया नंबर ऑफ इक्विवेलेंस. ओके सर. लिख के हुआ है ऐसा? Yes, sir. चलो पहले हम लोग कुछ और इक्विवेलेंट मास के कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर ये रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस तो नेक्स्ट क्लास उससे नेक्स्ट क्लास उससे नेक्स्ट क्लास भी करेंगे ही करेंगे. सो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास इन redox reaction. In terms of their molar mass.
लेट्स से मेरे पास ए टाइप अगर गिवन है, सपोज इफ ऑक्सीडेशन हाफ इज गिवन, सपोज अगर मेरे पास सिर्फ ऑक्सीडेशन हाफ ही गिवन है, जैसा मैं एक करके दिखाता हूं। फर्स्ट वन, सपोज इफ इट इज I2 get oxidized to IO4 माइनस, और मुझे इसमें I2 का इक्विवेलेंट वेट पता करना था अगर इसका मॉलिक्यूलर मास सपोज M है। अच्छा, वो मुझे जानने की जरूरत भी है क्या कि किसने इसको ऑक्सीडाइज किया होगा? नहीं सर। बेटा, अगर मुझे सिर्फ इसी का एन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो वो मुझे जानने की जरूरत भी है क्या कि किसने इसको ऑक्सीडाइज किया है ना? कोई फर्क ही नहीं पड़ना दूसरा साथ में क्या है ना? सो डू यू थिंक यहाँ मेरे पास 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना है I2 का इक्विवेलेंट मास? यहाँ इक्विवेलेंट मास ऑफ I2 should be equal to M its by molecular 14. mass divided by 14. 14, yes. इसमें किसी बच्चे को कुछ डाउट है सर? क्योंकि मैं ऐसे 20 एग्जांपल्स लिखूंगा जैसे 1 लिखा है। पूछ सकते हो तुम लोग अभी भी कुछ? यस सर, क्लियर है। क्लियर? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, सेकंड, सपोज इफ इट इज Cu2s and converting to, let's say, sulfate ion. Similarly, if it is FeSO4 converting to Fe2SO4 whole thrice. Similarly, if it is CaC2O4 is converting to CaO and CO2. तो हर एक केस में मुझे रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है बेटा। अगर मुझे रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट वेट पता करना है, लेट्स से उनका मॉलिक्यूलर मास सपोज M है, यस अस्मी तुम्हारा आंसर सही है दूसरे का। स्निग्धा तुम्हारा दूसरे का आंसर सही नहीं है बेटा। यस केविन तुम्हारा सही था। यस बेटा लिख के हुआ। अच्छा देखो, जो एलिमेंट मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कॉमन नहीं है, मींस उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है बेटा, ना। जैसे मैंने प्रोडक्ट में कॉपर नहीं लिखा है, मींस उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करना है। तो यहाँ ये -2 से +6 हुआ है, तो इसका आंसर M/8 आ जाता। यहाँ ये
+2 से +3 हुआ है तो ये कितना आता My1, और यहाँ Yes, sir. कार्बन +3 से +4 हुआ है तो ये M/2 है। पहले मुझे इतने में बताना, तुम लोग इतने में कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं सर। सर मुझे सेकंड वन समझ नहीं आ रहा। सर थर्ड वाले में 2 Fe है ना? हाँ सर, थर्ड वाला हाँ सब सर, तो अच्छा, M/2 होगा ना। बेटा थोड़ा ध्यान से M/2 देखो ना, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मुझे FeSO4 के लिए फाइंड आउट करना है तो FeSO4 के 1 मोल के लिए चेक करूंगा ना मैं, और अगर मुझे फेरिक सल्फेट का फाइंड आउट करना होता तो मैं फेरिक सल्फेट के 1 मोल के लिए फाइंड आउट करूंगा। जैसा आसान करने के लिए, सपोज इसका मॉलिक्यूलर मास m है और इसका मॉलिक्यूलर मास m डैश है, तो FeSO4 का इक्विवेलेंट वेट M/1 हो जाता और फेरिक सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट M'/2 होता। हाँ भाई, समझा कि नहीं? हाँ सर। तो बेटा जिसके लिए मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ वो रिएक्टेंट है, लेट्स से, है ना, रिएक्टेंट, उसमें तो एक ही आयरन प्रेजेंट था कि नहीं था? हाँ भाई, उसमें Yes, एक ही sir. आयरन है कि नहीं? यस सर। Yes. यस सर। चलो अभी मुझे इन चारों में से बेटा किसी में डाउट्स है तुम लोगों को? नहीं सर, वो अभी M/2 वाले नहीं समझा था, वो क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया। चलो अब मैं थोड़ा और डिफिकल्टी लेयर बढ़ाता हूँ भाई। 5th one, if it is, let's say, सर पिछले वाले का लास्ट वाला क्या था वो नहीं देखा। पिछले वाले का लास्ट वाला क्या था भाई? ये था, देखो, CaC2O4। क्या नाम है इस कंपाउंड का? कैल्शियम ऑक्सलेट, है ना? कैल्शियम ऑक्सलेट कन्वर्ट इनटू CaO + CO2। अच्छा, AS2S3, it is AS2S3 get converted into ASO2 minus and SO3 minus. Next one, it is Fe2C2O4 whole thrice give Fe3 plus and CO2. Next one, it is Na2S2O3 converting to Na2S4O6, Na2S2O3 converting to Na2SO4, ninth, it is Fe3O4 converting to Fe2O3, and 10, Fe0.95O converting to Fe2O3। अच्छा, हर एक केस में तुम लोग को रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ देयर मोलर मास। तो 10th वाला क्या लिखा है? Fe0.95O converting to Fe2O3। फिफ्थ का आंसर में आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 है, सल्फर -2 है। आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 है बट सल्फर +6 हो गया है।
कितना हो जाता है बेटा यहाँ m डिवाइडेड बाई +4 होगा ना सर? सर +4 हाँ होना सर चाहिए। +4 होगा। +4 होगा। सो यहाँ इंस्टेड ऑफ +6 इट विल बी +4। अगर ये +4 है तो कितना आ जाता है बेटा m डिवाइडेड बाई 18। हाँ सर। हाँ सर 18। Yes, per sulfur 6 electron will transfer. Per molecule of As2S3 18 electron will transfer, है ना? क्लियर? यस सर एक सर। बार वापस समझ। बेटा एक सल्फर के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। सो पर Yes. मॉलिक्यूल 3 सल्फर है कि नहीं है? यस सर। सो 3 into 6 18 इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर। अच्छा यहाँ देखो ये फेरिक आयन है, ऑक्सलेट है जहां +3 होता था और ऑक्सलेट में +3 से +4 हो गया। धीरे धीरे ऑक्सलेट का याद भी रख सकते हो यार तुम लोग। ऑक्सलेट कार्बन +3 होता है। हाँ कितना हो जाएगा बेटा m डिवाइडेड बाई 2 नहीं 6 6 m डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। 6 कार्बन है वहां, है ना? यस। चलो आधा काम मैं कर देता हूँ, आधा तुम लोग कर देना। m m एंड m। क्या बात है सर, क्या आधा तुम लोग को करना है बस, लाइफ आसान। पूरा ही तो करना है। क्या बेटा 7th में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है रिएक्टेंट में? प्लस +2 +2। वेरी +2। गुड। 2 सर। और यहाँ कितना है प्लस? प्लस 10/4। हाँ प्लस 10/4 प्लस 2.5। तो डू यू थिंक इफेक्टिवली 0.5 इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड पर सल्फर एटम? 2m हो जाएगा। m/1 हो जाएगा। तो 2 सल्फर one के होगा। लिए m/1 हो जाएगा। इफेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड फॉर Na2S2O3 का 1 मॉलिक्यूल। ऐसा ही सर ये वाला समझा नहीं। बेटा सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो ना, एक में +2 है और एक में +2.5 है। सो पर मॉलिक्यूल ऑफ sir. सल्फर 0.5 इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर। और पर मॉलिक्यूल 2 सल्फर एटम है तो 2 into 0.5 नहीं करेगी? हाँ सर। यस आदित्य भंसाली तुम्हारा सही है 8th। सर एक तो m/4 है ना? 6 ना बेटा ये +2 से प्लस कितना बना है 6। तो ध्यान से देखो भाई ये m/8 है बेटा। m/8 है, सॉरी। हाँ एक सल्फर के लिए 4 इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर्ड, 2 सल्फर के लिए 8 इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर। अच्छा हाँ हाँ सर, हाँ सर। यस जयवल तुम्हारा 9th का सही है बेटा। ऑब्वियसली अगर 9th हो जाएगा तो 10th भी हो सकता है। 9th के लिए डू यू थिंक यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +8/3 है और यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है? तो डू यू थिंक चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हो गया? 3 - 8/3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयरन एटम पर मॉलिक्यूल। यही Yes, करते थे ना हम लोग 1 भाई। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। 1 आएगा ना सर। 1 तो ये आ जाता लेट्स से m डिवाइडेड बाई 1, है ना? अब ऐसा ही 10th वाला भी कर दो यार, तो जल्दी से मुझे आंसर बताओ 10th का।
जैवल नहीं बेटा, तेरा आंसर सही नहीं है इस बार। देखो एग्जैक्टली सेम करना है जो 9th के लिए किया है। यस आदित्य भंसाली तुम्हारा सही है। समरूप, अबे एम कहाँ है इसमें? शुभम प्रजापति नहीं बेटा, तेरा सही नहीं है। सिद्धि मालीवाल नहीं बेटा, तुम्हारा भी सही नहीं है। यस तनिष्क पी तुम्हारा सही है बेटा। तो चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ भाई, हिंट में ऐसा कुछ था नहीं वैसे। यस केविन तुम्हारा सही है। देखो यहाँ +3 है, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 डिवाइडेड बाई 0.95 है कि नहीं है, पहले ये चेक हाँ करो। सर, यस सर, उतना ही है ना ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीजन सब मिला के -2 है। यस सर, तो यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई, देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हुआ, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 0.95। यस सर, तो ये कितना आ जा रहा है, m डिवाइडेड बाई By 0.85 नहीं आ रहा है आ रहा है सर भाई, आ रहा है। Yes, sir. बेटा? आंसर m डिवाइडेड बाई 0.85 आएगा। हाँ सर 84 आया तो। हाँ तो हम लोग कर क्या रहे हैं बेटा, पर मॉलिक्यूल कितने हाँ इलेक्ट्रॉन सर मेरा भी ट्रांसफर। डिवाइड हो गया वही है। हाँ मतलब इतना ही था। एन फैक्टर की डेफिनेशन तो यही है ना कि रिडॉक्स रिएक्शन में पर मॉलिक्यूल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल। यस सर, अच्छा अभी तक के एग्जाम्पल आसान थे कि टफ थे? सर आसान थे सर, एक बार ठीक ठाक थे। Easy. आसान थे। अभी क्वेश्चन अभी आता था, अभी आता है। अभी बेसिकली बस एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, है ना? नहीं हाँ यस सर सर, एक का ही होना। चलो इतना लिख के भी हो गया है। हाँ सर, एक सेकंड Yes, sir. लिख लिया बेटा सब कि नहीं? नहीं सर। चलो जल्दी से लिख डालो। सर अभी जीनियस क्लास के लेक्चर क्यों कैंसिल किए सर आज? हाँ अरे ये मतलब मैं नहीं जा पाया, मेरा गला थोड़ा खराब हो गया था। तो यू नो ना आजकल थ्रोट इन्फेक्शन बड़ा खतरनाक बीमारी है ना? यस सर। तो मेरा गला खराब हो गया था, नहीं तो बाकी सारे टीचर्स सारा स्टाफ सब लोग 2 दिन के लिए पिकनिक गया हुआ था। हुआ लिख के? यस सर, Yes, sir. यस सर। मतलब मैं भी जाता तो तुम्हारा ये भी लेक्चर भी कैंसिल हो जाता है ना? नेक्स्ट वन 11th. Suppose it is CrI3 get convert into dichromate ion plus IO4 minus. Next one, it is Cu2s get convert to CuO plus SO3. Next one, it is FeS2 converting to Fe2O3 and SO2. Next one, it is AS2S3 get converted into ASO4 3 minus and let's say sulfate ion. Next one, if it is let's say PbN3 whole twice converting to Pb3O4 and NO. Next one, तो मुझे चाहूंगे मैं और लिखूं, है ना? Next one, if it is ammonium thiocyanide converting to nitrate ion, sulfate ion, carbonate ion.
if it is FeSCN whole twice, converting to ferric ion, sulfate ion, nitrate ion, कार्बोनेट आयन। और इसके बाद मैं और 3 एग्जाम्पल्स भी लिखाऊंगा। तुम लोग की लाइफ थोड़ी आसान होने वाली, देखना धीरे धीरे। तो 16th वाला कौन सा कंपाउंड है? अमोनियम थायोसाइनाइड बोल सकते हैं बेटा उसको, है ना। उस कंपाउंड का नाम अमोनियम थायोसाइनाइड है। चलो पहले 3 में ट्राई करूं तुम लोगों के लिए। सर 2 मिनट हम लोग भेजते हैं। यस, अस्मी थायोसाइनाइड का ओवरऑल नेगेटिव चार्ज -1 होना चाहिए। आसान हिंट है कि ये अमोनियम थायोसाइनाइड ये है बेटा, है ना। देखो मुझे किसी बच्चे ने तो आंसर भेजा भी है कुछ। केविन ने मुझे आंसर भेजा है कि वो है प्लस, बेटा अलग अलग नहीं है, वो एक ही M है। सपोज Cr(I3) का मॉलिक्यूलर मास। अच्छा करना क्या है, मैं थोड़ा जल्दी से बताता हूँ कि भाई यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। नहीं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पहले ध्यान से देखो, शायद थोड़ा कंफ्यूजन है कुछ बच्चों को। ये +3 है और आयोडीन अगर -1 है। यहाँ क्रोमियम हो गया है +6 और आयोडीन हो गया है +7। सो ओनली फॉर क्रोमियम इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन एंड आयोडीन के लिए इट लूजेस 24 इलेक्ट्रॉन। सो 24 plus 3 for chromium. So you can say its equivalent mass is molecular mass divided by 27. और ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो रिएक्टेंट Cr(I3) का मॉलिक्यूलर मास है। नहीं उतना मुश्किल नहीं है। चलो मैं 12th वाला भी करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। पहले कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -2 है। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। सो ओनली फॉर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड एंड सल्फर के लिए 8। सो टोटल ये आ जाता M/10। हाँ सर अभी कर लेंगे। यस हाँ सर सर अभी कर आगे लेंगे। के हम लोग कर। मैं थर्ड वाले कंपाउंड के लिए तुम लोग थोड़ा सा हिंट दूंगा। 13th वाले कंपाउंड का नाम क्या है? FeS2 फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड। नहीं, आयरन पायराइड्स कॉमन नेम। वेरी गुड, ये तुम लोगों का गोल्ड है। क्या बोलते हैं इसको? फूल्स गोल्ड। हाँ Fool's gold, फूल्स हाँ। गोल्ड। बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। सो थोड़ा ख्याल रखना बेटा, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है ना। इन आयरन पायराइट, अच्छा ये याद रखने वाला है बेटा, है ना। आयरन पायराइट में सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है। बाकी इन जनरल वो सल्फाइड आयन होता है जिसमें क्या होता है -2। यस सर। चलो अब बता सकते हो शायद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इसका लेट्स से इक्विवेलेंट वेट। यहाँ हो गया है +3 और यहाँ हो गया है +4। M/, अस्मी थोड़ा सा ज्यादा बताया तूने आंसर। सर 11 है ना? 11 आएगा सर। ये 11 M/11 होना चाहिए। ये SR11। सिर्फ आयरन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, सिर्फ आयरन के लिए, है ना। और डू थिंक सल्फर के लिए लेट्स से सब मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है। यस ओके, अब चलो बाकी 4 जल्दी जल्दी ट्राई करो।
मैं थोड़ा थोड़ा तुम लोग को हिंट दे सकता हूँ। इसमें किसी का आंसर MY24 है, किसी का आंसर MY28 है, किसी का आंसर MY33 है और किसी का आंसर 3MY44 है। मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने अच्छा है ना। MY28 तो अगले वाले का ही है। हाँ ओके चलो कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएगा फिर। सो यहाँ आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर +3, सल्फर Plus. -2, आर्सेनिक यहाँ +5 है और सल्फर +6 है, तो ये MY28 हो जाएगा। Yes, sir. तो MY28 वाला ऑप्शन तो चला गया मेरे पास। नेक्स्ट वाले कंपाउंड का नाम क्या है यार? 15th वाले कंपाउंड का नाम क्या है? पीवी तो लैड होता है ना? लैड 2 नाइट्राइड अजाइड आयन है, तो अजाइड N3 पे -1 चार्ज है बस है ना। सो इस कंपाउंड का नाम है लेड अजाइड। सो ये +2 है और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ -1/3 है। यहाँ लेड का ऑक्सीडेशन नंबर +8/3 है और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। Yes. 3M/44। कितना आएगा आंसर उसका? सर वो जो होल नंबर नहीं है सर Yes. 3M/44 3M/44 मतलब वो आ भी रहा है कि बस ऐसा देख लिया उसमें से? सर वो हाँ, देख के सर। मालूम पड़ रहा सर है देख के मालूम पड़ गया। हाँ सर। हाँ अबे देख के मालूम नहीं करना, तो उतना आना भी चाहिए तुम लोगों को। सर 1 मिनट से ले आते हैं हाँ सर, एक लेके आओ। सर वही है, कैलकुलेशन से आया। जिनका आंसर आ गया वो आगे बढ़ते जाओ। हाँ 16th का आंसर। अच्छा पहले ये चेक करना पड़ेगा मुझे ऑक्सीडेशन नंबर्स। बेटा अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -3। -3 है। वेरी गुड। चारों हाइड्रोजन मिला के +4 होंगे तो ही तो रिजल्टेंट चार्ज +1 आएगा। यस सर। Yes. यस तो थायोसाइनाइड आयन का जो स्ट्रक्चर है देखो वो ये है बेटा, थायोसाइनाइड आयन। ये होगा कि नहीं? थायोसाइनाइड आयन Yes. सल्फर 2 बॉन्ड बना Yes, सकता sir. था, कार्बन 4 यही बॉन्ड बना होगा। सकता था, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। हाँ। तो डू थिंक यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3, हाँ सर। कार्बन का +4 और और सल्फर का -2 -2 है। यस सर। यस सर यहाँ नाइट्रोजन हो गया है +5, कार्बन हो गया है +4 से +4 और सल्फर -2 से +6। यस सर। तो हर एक सल्फर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? सर 8। 8. 8 सर और हर एक हर एक नाइट्रोजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? 3 हैं? नहीं 8 सर 8 7। यस तो 2 नाइट्रोजन है बेटा सब मिला के और एक सल्फर है, हर एक के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। सो डू यू थिंक ये MY24 हो जाना चाहिए? Yes, sir.
कार्बन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं, नाइट्रोजन के लिए दोनों नाइट्रोजन मिला के 16 और एक सल्फर 8, तो सब मिला के 24 हो गया। 8 into 3। Yes. ऑब्वियसली लास्ट वाला तो अब ओपन सीक्रेट है आंसर। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, सल्फर -2, कार्बन +4, नाइट्रोजन -3, सल्फर +6, नाइट्रोजन +5, कार्बन +4। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, सब मिला के ये m/। सर नाइट्रोजन का भी तो हुआ है ना? नाइट्रोजन का भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। कितना आ जाएगा? 33. my33। 16 electrons get transferred for nitrogen, 16 get transferred for sulfur, and 1 more for iron. Yes. by 33. तो 33 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा, है ना? सर Yes or आप एक no? बार 15th वाले का कैलकुलेशन बता सकते हैं? यस, पहले ये 17 तक लिख के हो गया है सर कि नहीं? हाँ सर, हो गया लिख के. यस सर हो गया। मैं 15th वाला कैलकुलेशंस करके दिखाता हूँ। सो 15th वाले के लिए डू यू थिंक यहाँ मेरे पास आ जाता मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई, डू यू थिंक लेड के लिए 8/3 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इतने इलेक्ट्रॉन्स तो हाँ, एक सर। लेड के लिए ही ट्रांसफर्ड हो गए। नाइट्रोजन सब मिला के 6 है एंड इट इज 2 माइनस ऑफ -1/3। 1/3. बड़ा ये सब डिनोमिनेटर वाला कैलकुलेट कर लो यार, शायद ये 44/3 आ जाएगा। हाँ सर, वही यार. हाँ सर. भाई सिंपल सा गणित है बेटा, ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ही है। क्लियर है? यस सर. यस यस, सर। चलो मुझे और 3 एग्जाम्पल करके दिखा दो तो मुझे लगेगा कि आज मैंने सब कुछ सिखाया तुम लोगों को, है ना? ये सब लिख के हो गया? हाँ सर. Yes sir, हो गया. यस सर। चलो 3 आयरन के ही एग्जाम्पल दूंगा मैं। 18, एक एग्जाम्पल ऐसा FeC2O4 कन्वर्टिंग टू Fe3+ and CO2। 19th it is K4FeCN6 is converting to K+ Fe3+, carbonate ion, nitrate ion, and one more as Fe0.930 converting to Fe2O3। अगेन हर एक में m के फॉर्म में मुझे इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सर वो लास्ट वाला 0.93 है। हाँ, वो 0.93 है। 5. ओके, 3 है. यस आयुष बेटा, तुझे अभी के लिए किसमें क्या ऑक्सीडाइज होगा वो जानने की शायद जरूरत नहीं है, उसके लिए पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अभी के लिए आसान है, लेट्स से तुझे रिएक्शन दिया हुआ है। हाँ, धीरे धीरे कुछ जरूर याद हो जाना चाहिए कि ऑक्सलेट हमेशा CO2 में ऑक्सीडाइज होता है। इस चैप्टर में जरूरत भी पड़ने वाली है उसकी, है ना? सर ऑक्सलेट आयन का टोटल चार्ज क्या होता है? बेटा ऑक्सलेट आयन देखो काफी बार हम लोग रिपीट कर लिया है आज, और याद भी रखना है बेटा, -2 होता है ऑक्सलेट, है ना?
उसको याद रखना है ना। ये Yes, sir. सब मिला के +2 है और ऑक्सिलेट सब मिला के -2 है। यस तनिष्क, तुम्हारा आंसर सही है बेटा। जैसे पहले का आंसर क्या होना चाहिए बेटा, m/3 है ना। 3. सो m/3 होना चाहिए। केविन तुम्हारा 19th भी सही है। यस नमन, तुम्हारा भी सही है बेटा 19th। आदित्य भंसाली, तेरा 20th भी सही है। यस यस हरिप्रिया, तुम्हारा भी 20th सही है बेटा। ये होना चाहिए m/0.79। यस मानस भारद्वाज, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +0.93 डिवाइडेड बाई 2 है, सॉरी +2 डिवाइडेड बाई 0. सर 2 डिवाइडेड बाय 0. यस यस +2 डिवाइडेड बाई 0.93 और यहाँ ये +3 है। सिमिलरली यहाँ ये पोटेशियम +1 है, आयरन +2 है, कार्बन +2 है और नाइट्रोजन -3 है। साइनाइड आयन मुझे कुछ ऐसा दिखेगा ना, C�BN, यहाँ Yes, sir. -3 ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ +2, तो ही तो रिजल्टेंट चार्ज -1 है उसका। तो ये कितना हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई, कुछ बच्चों ने मुझे सही आंसर बता के रखा हुआ है इसका, m डिवाइडेड बाई देखो 61 है। यहाँ कार्बन +4 है, नाइट्रोजन +5 है, तो सब मिला के 48 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के लिए ही ट्रांसफर हो जाते हैं। कार्बन के लिए 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। 48 + 12 हो गया 60 एंड 1 मोर इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड फॉर आयरन। यस सर। तो सब मिला के my61 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। वैसे ये जो 20 एग्जाम्पल्स आज क्लास में किए हैं, ये थोड़ा बहुत तुम लोग देखना पड़ेगा फिर से, है ना। सर आपको 19th वाला वापस समझा सकते हो सर, वो थोड़ा छूट गया। 19th में पोटेशियम +1 से +1 रहा, यस आयरन +2 से +3 हो गया, कार्बन +2 से +4 एंड नाइट्रोजन -3 से +5। यस So 48 electrons are transferred for nitrogen, 12 electrons are transferred for carbon. सर 48 कैसे नाइट्रोजन? अरे हर एक नाइट्रोजन के लिए 6 ना, हर एक नाइट्रोजन के लिए 8 ना बेटा, 6 नाइट्रोजन है पर मॉलिक्यूल। अच्छा हाँ सर, हाँ सर, ओके हाँ। हर एक कार्बन के लिए 2 और 6 है तो 12। यस 12 + 48 60 + 1 और एफपी 61। का हाँ सर, हाँ सर समझा। हाँ बच्चे ये क्लियर है कि नहीं? Yes, sir.